नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे लाल किले पर हुए आतंकी हमले की, क्योंकि आतंकी हमला इस वजह से कहा जा रहा है, सरकार ने अब विधिवत रूप से माना है कि वाकई ये आतंकियों की साजिश थी और आतंकी हमला था। लेकिन जिस मॉड्यूल को इसमें अपनाया गया है वो वाकई चौंकाने वाला है। इंटेलिजेंट लोग हैं, तभी इसे एक व्हाइट कॉलर मॉड्यूल नाम दिया गया है कि किस तबके के कैसे पढ़े लिखे लोग हैं, किस दिशा में जा रहे हैं और उनका ऐसे इरादे जो कोई भी हैरान हो सकता है। तो हम चर्चा करेंगे। चीजें पब्लिक डोमेन में आप तमाम चीजें स्क्रीन पे देखेंगे, मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा। हमारे साथ कुछ हमारे विशेषज्ञ अतिथि जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे इस मॉड्यूल को लेकर के भी, और इन घटनाक्रम में जिस तरह के लोग इन्वॉल्व हैं उनको लेके भी। हमारे साथ प्रमोद वशिष्ठ साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आईबी के पूर्व एडिशनल डीजी के मीना साहब हैं। हिमांशु सिंह जी हमारे साथ सेना के पूर्व अधिकारी हैं, पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल। और अब्दुल लतीफ आर्को साहब हैं, मिली काउंसिल ऑफ ऑल इंडिया मिली काउंसिल के कोऑर्डिनेटर हैं। सभी का स्वागत है। मैं मीना साहब आपके पास में आना चाहूंगा। लंबा एक्सपीरियंस, आप आईबी में कई सालों तक आपने सेवाएं दी एज ए आईपीएस ऑफिसर। इस तरह का मॉड्यूल कभी पहले भी आया? कुछ संदेह इस तरह की थी? क्योंकि आपको ध्यान होगा संसद पे जो अटैक हुआ था, आई थिंक उस समय आप शायद दिल्ली आईबी में होंगे, उस दरमियान भी कुछ इसी तरह के लोग सामने आए थे कि पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन उनके इंसाफ मंसूबे हैं वो बड़े ही हैरान करने वाले थे। तो लंबे समय बाद में एक बार फिर इस मॉड्यूल की ओर बढ़ रहे हैं स्लीपर सेल्स। बिल्कुल, पहले भी इस तरह के मतलब पढ़े लिखे लोग इन्वॉल्व थे इसमें, लेकिन इस बार जितनी संख्या में आए हैं। मीना साहब थोड़े से पीछे हो जाए, मीना साहब थोड़े से पीछे हो जाए, आपका फोरहेड कट रहा है सर। हाँ बिल्कुल सर, ये ठीक है जी सर, प्लीज कंटिन्यू। पहले भी आए हैं पढ़े लिखे लोग, लेकिन उनकी संख्या कम थी। लेकिन मैं समझता हूँ इस बार जो जितने संख्या में आए हैं और सारे हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स, जो मेनली जो डॉक्टर्स हैं, जिसमें 4-5 तो अरेस्ट हो चुके हैं, अभी 3 और वांटेड हैं। तो ये एक मतलब चिंता का विषय है देश के लिए। और ये रफीक साहब भी हैं, तो हमारे ये जो पत्रकार साहब भी हैं। तो ये हमें कहीं न कहीं सोचने को मजबूर करता है कि पहले तो हम ये कहते थे, हम भी ये मान के चलते थे कि कम पढ़े लिखे लोग, गरीब लोग, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो लोग इसमें ब्रेन वॉश हो जाते हैं जल्दी से। और मीना साहब थोड़े से पीछे होइए। मीना साहब आपका वापस से वही फ्रेम। हाँ बिल्कुल सर, आप इसी पोजीशन में रहिए सर जी। अभी ठीक है? हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो पहले जब ये माना जाता था कि साहब ये जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, पुअर हैं इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से, और जो काफी वो है, तो वो ज्यादा जल्दी ब्रेन वॉश हो जाता है उनका, और वो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अभी आप देख रहे हैं, पहले भी इस तरह की घटनाएं आई है। पढ़े लिखे लोग जो खास करके इंजीनियर वगैरह आए थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। लेकिन इस बार जो हुआ है, इनके मतलब सारे हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स, सारे ही डॉक्टर्स है करीब करीब। और जो है उसमें आप देखिए 4-5 तो अरेस्ट हो चुके, अभी 3 सकता है। तो ये एक चिंता का विषय है हमारे लिए। और हमारे ये जो रफीक साहब है, काउंसिल के जो मेंबर है, इनको मतलब मुस्लिम समाज के लिए बड़ा ये चिंता का विषय है कि इस तरह क्या ये क्यों हो रहा है। जबकि आप ये देखिए कि सारे सरकारी स्कूलों से, मतलब सरकारी मेडिकल कॉलेजों से ये लोग निकले हुए हैं। और सरकारी मेडिकल कॉलेज में जब कैंडिडेट या कैंडिडेट के जो पेरेंट्स है, उनको खर्च करना पड़ता है 3 से 7 लाख रुपया, और 1 से 1.5 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को वहन करना पड़ता है। तो ये एक तरह से गवर्नमेंट जो है किसी भी इस तरह के स्टूडेंट को, किसी भी कैंडिडेट को इस तरह से मेडिकल की जो शिक्षा दे रही है, उसमें आप देखिए कितना बड़ा जो है गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है। तो ये सोसाइटी के लिए, कोई भी सोसाइटी, कोई भी धर्म की सोसाइटी हो, उसके लिए कल्याण का कार्य है, सामाजिक कल्याण का काम है। लेकिन जब ये इस तरह के कामों में उलझा जाते हैं, जैसे अभी ये आप दोनों भाई बहन हैं, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज, ये दोनों भाई बहन है लखनऊ के। ये मतलब अच्छी रैंक थी इनकी, लेकिन अभी ये डॉक्टर शाहीन जो है शादीशुदा थी,
लेकिन 12 या 13 में इसने छोड़ दिया पहले वाले हस्बैंड को, 2 बच्चे हैं, और उसने इस तरह का इसको ज्वाइन किया, ब्रेन वॉश किया। जो खबर आ रही है कि जैसे मोहम्मद की वो जो है लेडी विंग की कमांडर है इंडिया में, और उसका भाई जो वो भी जो अच्छा मेडिकल से वो कर रहा था। तो ये इस तरह के लोगों का इन्वॉल्वमेंट कहीं न कहीं हमको सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि इसके लिए कड़े कदम और उठाने होंगे हमें। इस पर तभी हम रोक लगा सकते हैं। जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास में। हिमांशु जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। एक नए तरह का मॉड्यूल, एक चिंता इस बात की है कि कैसे लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है और कौन सा तबका किस ओर डाइवर्ट हो रहा है, ये बड़ी चिंता की बात है। तो क्या एजेंसियों को भी अपना पैटर्न चेंज करना होगा, या पहले से चेक कर चुके? जैसे बता रहे हैं कि डाउट तो पहले भी होता था कभी कभी, लेकिन ऐसे किस पे संदेह किया जा सकता है? योगेंद्र जी, देखिए, जो टेररिज्म इंडस्ट्री है, इट इज हाईली प्रोफेशनल। ये पहले जैसे नहीं रही है कि लोग जंगलों में रहते थे। देखिए, अगर ओसामा बिन लादेन एक सिविल इंजीनियर हो सकता है, तो हमें डॉक्टरों के इसमें पकड़े जाने पे कोई बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। नाउ इट इज व्हाइट कॉलर टेररिज्म, जिसमें बहुत क्लियर सी बात है कि एक इतना जिम्मेदार, इतना इज्जत वाला ये प्रोफेशन है। बहुत ही जहीन शहीन लोग इसमें आते हैं, एजुकेटेड। देखिए, हर इंसान मेडिकल के प्रोफेशन में नहीं घुस सकता, इसकी पढ़ाई बहुत कठिन होती है। अब जिस तरह के लोग हैं और जिस तरह का ये पैटर्न पकड़ा गया है, स्पोक एंड हब, कि हब बनाया गया फरीदाबाद को, स्पोक उसके आसपास देखिए फैले हुए मिलेंगे आपको, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे यूपी हो, चाहे दिल्ली का इलाका हो। तो इस पैटर्न पे अगर ये काम कर रहे हैं तो बहुत ही पढ़े लिखे तमीज वाले लोग हैं। जहां तक हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात है, तो जिस तरह का 3600 विस्फोटक एक जगह से पकड़ा गया है, 290 एक जगह से पकड़ा गया है, गाड़ियां पकड़ी गई हैं, एक पूरे मॉड्यूल का पर्दाफाश ऐसे ही नहीं हो गया। इसका मतलब सुरक्षा एजेंसियां लगातार काम कर रही थी। 8 तारीख को कश्मीर में दबिश दी जाती है और इसको लाइव दिखाया जाता है। देखिए, 100 जगह इसकी रिकॉर्डिंग है, दिखाई गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी एजेंसीज ये मैसेज देना चाह रही थी कि नाउ वी हैव गॉट यू। वो बहुत क्लियर थी इस चीज पे। तो ह्यूमन इंट के साथ में सैटेलाइट इंट दोनों का इस्तेमाल किया गया और इसको मैसेज जाना बहुत जरूरी था। इसीलिए इन्होंने आनंद फानम में जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, वो बौखलाहट में हुआ है कि जब एक चूहे के पीछे बिल्ली पड़ जाती है तो उसको बिल चाहिए होता है दुबकने का, और उसको पता था कि उसकी मौत सुनिश्चित है, और इसीलिए उसने ये ब्लास्ट किया है। और ईश्वर का आशीर्वाद है कि जिस तरह की प्लानिंग कर रहे थे 50-60 हजार लोगों को मारने की, वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए हैं। और सिक्योरिटी एजेंसीज ने अपनी पुख्ता इंट के कर चलते हुए, अपने रिजॉल्व, अपने करेज के चलते हुए, इसको बहुत बड़े एक नेटवर्क को नैब किया है। अब तो लिंक इसके तुर्की से भी मिल रहे हैं, इराक से भी मिल रहे हैं, अफगानिस्तान से भी लिंक मिल रहे हैं। तो अब जैसे जैसे परतें खुलेंगी, हमें पता चलेगा कि इंटेलिजेंस एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसीज किस तरीके से उन्होंने पूरी दबिश दी है। एक स्टेटमेंट सरकार की तरफ से देखिए बाद में आएगा, जब इसमें उसका घटनाक्रम हमें क्रमवार तरीके से बताया जाएगा। इस समय तो हम यही देख रहे हैं कि सिक्योरिटी एजेंसीज चाक चौबंद थी, मुस्तैद थी, अपने काम को तरीके से कर रही थी। अगर वो आईपीएस ऑफिसर जो कश्मीर में पोस्टेड थे, उन्होंने अगर इसका संज्ञान नहीं लिया होता और सोचा होता कि पोस्टर लगाए जा रहे हैं, एक मामूली सी घटना, ये करते रहते हैं, तो शायद इतने बड़े आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश नहीं हो पाता। तो मैं तो उनको दाद दूंगी, तवज्जो दूंगी। योगेंद्र जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि घटनाक्रम अगर सीरियसली नहीं लिया जाता, ये पूरे, अगर इस रैकेट की अगर हम बात करें तो कई परतें इसमें खुलना अभी बाकी हैं। क्योंकि राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कई लिंक इसमें, दिल्ली, इसमें जुड़ते हुए आ रहे हैं। क्योंकि राजस्थान के जरिए जो वेपन मिले हैं, ये पता चल रहा है कि राजस्थान के बॉर्डर पर वो पाकिस्तान के हैंडलर्स के जरिए यहाँ पे वाया ड्रोन गिराए गए और वाया हनुमानगढ़, ये अलग अलग चर्चा है कि गुजरात के माध्यम से फरीदाबाद पहुंचे, कुछ कहा जा रहा है कि सीधे ही फरीदाबाद पहुंचे। ये एजेंसी अभी जब सामने चीजें आएंगी तभी पता लगेगी। कयास लगाना इसमें मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन को भी भ्रमित करने वाली बात होगी। और चलिए लतीफ साहब, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। एक समाज की, देखिए कौम वगैरह तो सब बात की बात होती है, हम समाज का एक हिस्सा है, देश का एक हिस्सा है। और ऐसे लोग जो पढ़े लिखे एक नया मॉडल तैयार किया उन्होंने, टोटली डॉक्टर्स हैं जिनका काम इलाज करना था, किसी को जख्म देना नहीं। क्या सोचती है कौम ऐसे लोगों के लिए? देखिए साहब, मैं सबसे पहले तो
इन सब जिन्होंने भी किया है इन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। अभी मीडिया ट्रायल पर हम कुछ नहीं कह सकते। सच्चाई ये है कि बहुत गहराई से इसकी जांच होनी चाहिए कि ये क्यों हुआ, कहां से हुआ, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। अभी एजेंसियां अपना काम कर रही है जी और एजेंसियां जो काम कर रही हैं अभी उनका कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं है कि वो किसी नतीजे पे आखिरी पे आ गए हों, बल्कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो इसलिए कोई भी हो, मजहब इससे कोई लेना देना नहीं है। किसी भी मजहब का आदमी अगर गलत कर रहा है तो वो आदमी गलत है, मजहब गलत नहीं हो सकता, किसी का धर्म गलत नहीं हो सकता, इंसान गलत हो सकते हैं, वो किसी भी मजहब का हो। हमारा ये मानना है कि अगर ये, लेकिन इसके साथ साथ हमारा ये भी मानना है कि अगर ऐसा है जैसा मीडिया बता रही है और ऐसा इसमें और गहराई से जांच हो रही है, तो मेरा ये मानना है कि इससे बड़ा मतलब ये कि और क्या हो सकता है कि हमारी एजेंसी क्या कर रही है कि हमारे मुल्क में इतनी बड़ी तैयारी हो रही है और हमारी एजेंसियां होने के बाद तलाश कर रही है। होने से पहले क्यों नहीं ऐसी जगह नजर डाली जाए कि जहां से खतरे महसूस हो रहे हों और जहां से ऐसी प्लानिंग बन रही हो, उनको होने से पहले हमें रोकने की प्लान भी हमारे यहाँ तैयार होना चाहिए। ये तो चलिए, उन्होंने एक चलती गाड़ी रोड पर ये बम ब्लास्ट हो गया, अगर किसी बड़ी भीड़ में और बड़ी जगह कहीं ऐसा हो जाता तो सैकड़ों की तादाद में लोग हलाक हो सकते थे। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि जो भी जिसने भी किया है वो गलत है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इंसाफ के साथ इसकी जांच भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो बिल्कुल कि कोई बेगुनाह इसमें लिपट जाए, बल्कि बिल्कुल लतीफ गुनाहगार को साहब छोड़ना नहीं चाहिए और बेगुनाह को पकड़ना नहीं चाहिए। अगर गुनाहगार है तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ये मेरा कहना है। बिल्कुल, क्योंकि कानून भी यही कहता है कि कोई बेगुनाह व्यक्ति किसी भी उसमें नहीं आना चाहिए ताकि उसको अनावश्यक उसका जीवन खराब हो, लेकिन अगर कोई गुनहगार है वो बचने भी नहीं चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और कुछ लोगों की वजह से एक कौम को या किसी धर्म को उसके कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए। मैं प्रमोद जी का रुख करना चाहूंगा। प्रमोद जी, पूरे घटनाक्रम को लेकर के क्या चर्चाएं हैं, क्योंकि हमने आज उन एक्सपर्टीज को बुलाया है जिसमें किसी तरह की कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं रखना चाह रहे थे, और आप लोग खुल करके बात करें, इस घटनाक्रम को किस तरह से देखा जाए। देखो योगेंद्र जी, इसमें कोई बात नहीं, बहुत ही दुखद घटना, बहुत ही बड़ी घटना है और देश की राजधानी के लाल किले पर जहां से प्रधानमंत्री भाषण देते हैं वहां जाकर की गई घटना है। तो इसमें जो हमारी, जैसे हम घूमते हैं लोगों से चर्चा हुई, बुद्धिजीवियों से चर्चा हुई, उसमें ये इसमें लब्बो लुआब निकल के आ रहा है सीधा रूप से कि इसमें भले ही सरकार ने एक ईमानदारी से मान लिया कि भाई ये आतंकी घटना है, ईमानदारी से उन्होंने घोषित कर दिया भाई आतंकी घटना है, अच्छी बात है, लेकिन सुरक्षा एजेंसी जो है इसमें उसमें उनका फेलियर पूरी तरह से। किस तरह से वो हाईवे से चल के आ गई कार, किस तरह से वो बताओ दिल्ली के भीड़ भाड़ इलाके से आ गई, किस तरह से वो जाके लाल किले पर कार खड़ी कर दी उन्होंने, किस तरह से वहां 1 घंटा खड़ी रही जिस तरह से बताया जा रहा है, और फिर आराम से उसमें विस्फोट किया गया। तो ये, और जबकि पहले भनक थी तो कैसे कार पहुंच गई, फिर कहाँ थी जांच, कहाँ चली गई। इसमें सुरक्षा एजेंसियों का तो बिल्कुल निश्चित रूप से पहले और माना ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग कह रहे हैं, लोग अब जिनके गए हैं 1 दर्जन से ज्यादा लोग हैं, उनके आप हालात देखे, मैं तो खुद देखा था कि वही चीज देख के आपके जो मतलब आंसू रुक जाए। सवाल ही आप इतने मतलब आपका है ना खून खोल जाएगा कि यार ये क्या हो रहा है, और किस पड़ोसी ने किया किसको पता नहीं, इसकी जांच कर ले भलाई, वो थोड़े दिन में अभी आपके सामने आ जाएगा, आता ही घटना कौन करेगा। और रही बात इनकी जो कि भाई डॉक्टर बने, हम निश्चित रूप से जो डॉक्टर बने हैं, युवा हैं, वो निश्चित रूप से कोई छोटे मोटे घरों के तो होंगे नहीं, अच्छे खासे घरों के होंगे, उनको पैसे का लालच है इस तरह का तो होगा ही नहीं। उनकी भारत के प्रति घृणा, देश के प्रति घृणा है उन्होंने, इसलिए उन्होंने ये मतलब इतना मतलब लाल खूना खान किया है वहां पर। जो जिस तरह से
लोग उछल कर गिरे हैं, मतलब उसको आप अपने ध्यान में करिए कि किस तरह से घटना में मरे हैं, गए होंगे। अब चलो मजहब का, जैसे आप कह रहे थे साहब, कोई मजहब के पे आरोप लगाता नहीं, कोई दोषारोपण करता ही नहीं, लेकिन आपको ही पता है इस कौन वो कहाँ से हो रहा है, पड़ोस से हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये चलो खैर एक अलग तरह का विषय है। लेकिन जो इसको ये इसमें बिल्कुल तह तक जहाँ अब आता है घंटा सरकार ने मान लिया, उसके साथ साथ वो जहां से कार आई है, जहां जहां उसका स्पॉट हुआ है, जहां जिसकी ड्यूटी थी, उनको भी सजा मिले ना कि आपने क्या चेकिंग की, क्या हुई। आज एक हेलमेट वाले को पकड़ने के पीछे दौड़ते रहते हैं, लाइसेंस के पीछे दौड़ते रहते हैं, ट्रक पे लटक जाते हैं, अगर ट्रक भाग रहा है तो उसके पीछे पुलिस वाला लटक के चल रहा है। अरे ये कार को तो लटक लो, इसको तो देख लो इसमें क्या क्या चीज है, वहां तक लाल किले तक पहुंच रही है। देश के प्रमोद जी बिल्कुल एक बीच सवाल होगा मेरा यहाँ पे, प्रमोद जी एक सवाल होगा, ये बात मैंने की थी किसी सीनियर आईपीएस ऑफिसर से, तो उन्होंने कहा कि देखिए लॉजिकली एक एक व्हीकल को ऐसे सर्च करना बहुत मुश्किल काम है, किया नहीं जा सकता, क्योंकि पीक आवर्स में अगर आप दिल्ली में ऐसे एक एक कार की जांच करना शुरू करेंगे तो किलोमीटर लंबा जाम लग सकता है। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं से ये कैसे तो विस्फोटक तैयार हुआ, कैसे वहां तक पहुंचा, कोई डिटेक्टर ऐसा तो कुछ हो जिसके जरिए अगर वो नजदीक से जाती है तो कुछ एहसास हो कि हाँ कहीं से कुछ इस तरह का एक्सप्लोजिव जा रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं जो मैं समझ पा रहा हूँ, तो ऐसा तो कोई ना कोई मॉडल सरकार को भी तैयार करना होगा कि एटलीस्ट इतने किलोमीटर के दायरे में या इतने फीट के दायरे में से अगर कोई भी विस्फोटक जा रहा है, कोई ऐसी प्रतिबंधित ऐसी कोई चीज जा रही है, तो जिससे तुरंत एजेंसियों को अलर्ट किया जा सके। नहीं, आज पूरे देश इतनी तकनीक, अत्याधुनिक तकनीक आ गई है, सारी चीजें आ गई हैं, तो ऐसी चीजें करें ना। और राजधानी में ही नहीं है, राजधानी में आप ये कह रहे हो कि साहब बड़ी घटना हो जाती, ये तो हमने संभाल लिया। अरे जिनके मरे उनसे पूछो ना, उनके लिए तो बहुत बड़ी घटना है। जिनके 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के चिथड़े उठ गए, ये इसको बड़ी घटना नहीं मान रहे, बड़ी हो जाती, ये तो इससे बड़ी और क्या होगी। आप अभी हमारे देश की राजधानी में भी तकनीक में पिछड़ रहे हैं, कैसे कार निकल गई, कैसे भीड़ भाड़ इलाके में से कार निकल, ऐसे तो अब खूब निकल जाएंगी। अब आपको कैसे पता, ये भी हो सकता है, मैं इस बात को भी देखो, ये सब हो सकता है कि हो सकता है कि कार में ना आया हो, पहले कार वहां ले जाके उसमें वैसे रख दिया हो। अब ये तो जांच में ही पता लगेगा स्थिति क्या होगी। लेकिन ये कह के छुपना, जैसे आप कह रहे हैं कि साहब भीड़ भाड़ इलाके में जाम लग जाएगा फलान, तो आप तो जाम से डरते रहो, आप फिर पुलिस क्यों खड़ी कर रहे हो, वहां साइड में खड़े हो जाओ आप, फिर क्यों रोकते हो आप जाम लगाने। आप जब चेकिंग आपकी चलती है, जब आप तो खूब जाम लगा लेते हैं पूरी तरह से। तो लाल किला जैसी जगह वहां जाम लगे तो लगे, जहां वहां बिल्कुल पूरी तरह से पुख्ता, दिल्ली जैसे शहर में लाल किले में अगर आप विस्फोटक जा रहा है तो जाम से डर रहे हो आप। और ये मैं तो देखो, इसमें मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, मैं इसमें आपको बहुत बुद्धिजीवी चर्चा करके सार बता रहा हूँ हमको योगेंद्र जी, पूरी तरह से जो इस बात को कह रहे हैं ना साहब, बड़ी घटना रुक जाती। उन्होंने जो ये बार बार बयान दे रहे हैं, हमने तो पहले ही पता था ये छोटी घटना हुई है, ये इससे बहुत लोगों में रोष है। अरे किस तरह की बड़ी घटना, 12, 13, 15 मरे हैं, उसको आप छोटी घटना मान रहे। इतने मरे, इतने घायल, उनके पता है इनके अंग भंग हो गए। आज वो मोदी जी तो खुद मिले उनसे जा जाके, भूटान से आने के बाद जो उन्होंने उसको करा। तो देखो ये बहुत ही राष्ट्रीय शर्म का विषय है, और बहुत ही लोगों में रोष और गुस्सा है कि ये आखिर कैसे पहुंच गया। हाँ, किस तरह से ये विस्फोटक वहां गया, किस तरह से वहां आराम से वहां 1 घंटा खड़े होके विस्फोट कर लिया। तो इसमें तो बहुत गहन तरह जांच होनी चाहिए सर, बहुत जो सुरक्षा एजेंसियों को भी इसमें पनिशमेंट मिलना चाहिए कि आप किसकी कहाँ ड्यूटी थी, कैसे गाड़ी कहाँ से निकली है। चलिए मीना साहब, आपके पास में आना चाहूंगा, कहीं कोई हमारे सिक्योरिटी लैप्सेस भी लगते हैं आपको इसमें? देखिए शर्मा जी, ये कहना बड़ा आसान है कि सिक्योरिटी एजेंसियों की इस तरह की हुई। जैसे मैडम कर्नल ने बताया कि ये अक्टूबर 19 में अनंतनाग में नौगांव से जो पोस्टर लगे थे, उसके बाद सारी मतलब वैसे भी अलर्ट है, वैसे सारी जम्मू कश्मीर की पुलिस, हरियाणा की पुलिस, दिल्ली की पुलिस, सुरक्षा एजेंसियां सारी लग गई इसमें। और उसके कारण ठीक है, ये इंसिडेंट छोटी नहीं है, ये भी बड़ी है, लेकिन जो इनकी प्लानिंग थी, वो प्लानिंग देखिए आप, मल्टीपल प्लेसेस इन दिल्ली, मल्टीपल सिटी इन इंडिया, ये करने का था इनका। करीब 200 जो डायरिया बरामद हुई है, इनसे पूछताछ हुई है, जो डॉक्टर अरेस्ट किए हैं उनसे, इनका था 200 जगह इनका ब्लास्ट करने का प्लान था।
तो उसमें तो देखो सुरक्षा एजेंसियों को, मैं भी रहा हूँ लंबे समय तक, मैं भी कह सकता हूँ अब रिटायर होने के बाद, लेकिन मैं जानता हूँ इसमें कितनी, पत्रकार साहब खुद जानते हैं कितनी मेहनत करते हैं, कितनी वो करते हैं। जैसे आपने बताया कि जाम लगना, ये करना, हाँ इसका भी कोई सॉल्यूशन अपन को निकालना चाहिए, सुरक्षा एजेंसियों को, पुलिस को निकालना चाहिए। कारण कि इसके भरोसे नहीं बैठ सकते कि भाई जाम हो जाएगा तो ये हो जाएगा। कहीं न कहीं आपको इस तरह का प्लेस करना पड़ेगा कि गाड़ी निकल जाए तो उसमें पता लग जाए कि क्या ले जा रहा है। बिल्कुल, कोई ना कोई ऐसा डिटेक्टर सिस्टम हमें तैयार करना चाहिए। खैर एजेंसियां इस पे काम कर रही होंगी। हिमांशु जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं, क्योंकि देखिए घटना के बाद में दोनों बातें आती हैं सामने। ये भी कहा जाता है कि सिस्टम का फेलियर है, वहां तक कैसे पहुंच गया, एक्सप्लोजिव कैसे गाड़ी में आया, इतनी भीड़ भाड़ी वाली जगह में चले गए, ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। तो वाकई कुछ हमें इस पे भी फोकस करने की जरूरत है। योगेंद्र जी, बहुत आसान होता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों पे डाल दें और सिस्टम फेलियर इसको बता दें। सिस्टम के अलावा एक ह्यूमन इंट भी होता है। देखिए, अगर कहीं पे 3600 केजी एक्सप्लोसिव गया है तो एक दिन में तो नहीं पहुंच गया है, कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व रहे होंगे। तो आपके आसपास के पड़ोसी सो रहे थे। देखिए, अगर इस तरह की घटना होती है, सस्पिशियस घटना होती है, हम लोग पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमें क्या लेना देना। एक आम चाय वाला, एक स्टूडेंट, एक आम नागरिक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी की सुरक्षा एजेंसियां। और इस पूरे जो घटनाक्रम है इसमें जो निकल के आया है, देखिए एक किसी ने रिपोर्ट किया, उसके बाद पुलिस सजग हुई है। हर जगह पुलिस का होना बहुत स्वाभाविक नहीं है। देखिए 145 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है और उसमें स्पेशली जब इस तरह के नेटवर्क में एक संप्रदाय विशेष या एक धर्म विशेष के लोग लगातार निकल के आ रहे हैं, अगर बिना पुख्ता सबूत के पुलिस कार्रवाई करती है, इंटेलिजेंस एजेंसीज कार्रवाई करती हैं, तो इसको पॉलिटिकल या सांप्रदायिक रंग दे दिया जाता है। जो हो रहा है, हम जो लगातार बयानबाजी देख रहे हैं उसमें लोग क्या कह रहे हैं कि अरे इनके परिवार वालों के साथ अब सख्ती ना कीजिए। किस तरह से हम एक इतने बड़े सिक्योरिटी के, हमारे देश की सुरक्षा जहां कॉम्प्रोमाइज हो रही है, उसमें भी हम क्या चाह रहे हैं कि आप सख्ती मत कीजिए। तो आप ट्रैफिक में आप कहां सख्ती करने देंगे? और जिस तरीके से प्रोफेशनल स्टेटस है डॉक्टर्स का, आप देखिए तो ट्रैवल सर्वेलेंस से कितने आसानी से निकल जाते हैं। आप डॉक्टर आई कार्ड दिखाइए, कितनी इज्जत होती है, पुलिस आपको इज्जत देती है। इसका नाजायज फायदा उठाया गया है। एक्सप्लोजिव छुपाने के लिए आपने लैब इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी, जिसका नाम बार बार आ रहा है, उसमें सिर्फ यही लोग नहीं थे, उसमें स्टूडेंट्स भी थे। तो क्या उन्होंने, किसी ने नहीं देखा कि लैब में किस तरह से कार्रवाई हो रही है, क्या आया जा रहा है? एक दूसरी यूनिवर्सिटी जो कश्मीर में है, उसमें आप AK-47 अंदर ले जाते हैं। तो इसका पूरा ठीकरा आप सिर्फ सुरक्षा एजेंसीज पे नहीं फोड़ सकते हैं। मैं इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। देखिए, दिल्ली लाल किले के पास मैं भी हो सकती थी, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति भी हो सकता था, और ये हमारे सबके लिए इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। अगर इस तरह के भीड़ भाड़ इलाके में, हम सब चाहते हैं, दिल्ली में सब घूमते हैं, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज है कि हम एजेंसीज को ब्लेम सिर्फ ना करें। यस, उनकी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं, और जिसने भी इस कार की चेकिंग में कोताही बरती है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी है कि इस समय जो डार्क वेब है, जो टेरर कनेक्शंस हैं, जो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पैसा आ रहा है, उसको देखने के लिए सरकार की तरफ से एक्शंस करने चाहिए कि पैसा ऐसे तो नहीं आ गया। तो कोवर्ट रिटेलिएट एक्शन करने से पहले ये जो मकड़ जाल, जो हमारे घर के भीतर जो दीमक है, उस दीमक को साफ करने के लिए हमें सबकी जरूरत है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि देखिए बात सही है, लेकिन कोई सिस्टम ऐसा डेवलप तो करना होगा जिसके जरिए कुछ चीजें हैं, अभी बॉर्डर से हथियार आना, उसके बाद में ड्रोन के जरिए और उसके बाद में सप्लाई हो जाना, ये कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा उस पर फोकस करना होगा, क्योंकि हमारी तो फेंसिंग है, उसके बीच से अगर इस तरह की चीजें आ रही हैं तो वो भी एक, मुझे लगता है कि चिंता का विषय है। एजेंसियों के लिए एक चैलेंज है कि उस पर कहीं ना कहीं गौर किया जाए। लतीफ साहब, आपके पास में आना चाहूंगा मैं जी। देखिए, एक नए तरह के मॉड्यूल को जिस तरह से तैयार किया गया है, अभी मैडम ने भी बताया और मीना साहब ने भी बताया कि एक ऐसे पेशेवर लोगों को तैयार किया जाए जिन पे कोई शक नहीं करे, क्योंकि शिक्षक भी हैं, वो डॉक्टर भी हैं, और एक बड़ी साजिश के लिए उन्हें यूज किया गया। इसमें कुछ धर्म गुरुओं की भी बात आ रही है सामने कि उन लोगों ने उन्हें ब्रेन वॉश किया। तो पढ़े लिखे लोग, ये सब कुछ इतनी बात होने के बावजूद अभी भी कहीं आपको लगता है कि संदेह की बात आती है? आपने जैसे
जाहिर किया कि किसी बेगुनाह को इसमें नहीं, तो ये क्यों लग रहा है आपको कि कोई बेगुनाह भी इस तरह की उसमें आ सकता है? देखिए, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, कानून में भी है ये बात तो, कि 99 गुनाहगार अगर छूट रहे हैं एक बेगुनाह को बचाने में, तो इजाजत उस बात की है। तो मैं वो बात यहाँ नहीं कह रहा, मैं ये बात यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि जांच इंसाफ से होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, जब हालात मुल्क के एकदम, यानी ये अचानक बम ब्लास्ट हुआ, ये एक दिन का काम तो नहीं हो सकता कि उन्होंने कोई एक मैं दिन आपकी में बात से तैयारी सहमत हूं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि एजेंसियों को भी फोकस करना चाहिए था कि कहां से एक्सप्लोजिव इकट्ठा किया जा रहा है, लैब में क्या तैयार हो रहा हमारी है, तो उस पर थोड़ा सा एजेंसियां फोकस जो है करना चाहिए। खामोश है। मैं एक जरा सी आपको एजेंसी की बात बताता हूँ। हमारे जयपुर में नशा मुक्ति के मामले में कुछ लोगों ने बीड़ा उठाया कि हम नशा बेचने वालों को बेनकाब करेंगे, और उन्होंने उन ग्रुप को बेनकाब किया, थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, और उस ग्रुप ने उनको मौत के घाट उतार दिया, जान से मार दिया रिपोर्ट करने वाले को। पुलिस ने मदद नहीं की उन शिकायत करने वालों की कि साहब ये नशा बेच रहे हैं, और सारा बस्ती जो है नशे में डूब रही है, हमारा नौजवान तबाह हो रहा है। पुलिस मदद नहीं कर रही, एमएलए मदद नहीं कर रहा, और वो जो नशा बेच रहे हैं उन्होंने उसका मर्डर कर दिया कि अच्छा तू हमारी रिपोर्ट करने जा रहा, ले तेरे को निपटा दे। बताइए, जी। 22-25 साल का लड़का। अब इसको क्या कहें हम? यहाँ हमारी एजेंसी क्या कर रही? पुलिस उनसे मिली भी है और पुलिस अपना काम नहीं कर रही। तो ऐसे भी हालात हैं। तो इस हालात में हम क्या कहें कि हमारे साथ इंसाफ, हम इसीलिए कह रहे हैं कि इंसाफ के साथ जांच होनी चाहिए, किसी बेगुनाह को पकड़ा जाना चाहिए, और गुनाहगार छूटना नहीं चाहिए। अगर हमने गुनाहगार को छोड़ दिया, चलिए सर, समय तो हम कम, खुद सर गुनाहगार होंगे। समय कम है सर, मैं माफी चाहूंगा, मैं 30 सेकंड के लिए, क्योंकि मुझे एक आखिरी कमेंट लेना है प्रमोद जी का, उनके पास में जाना चाहूंगा। सर, एजेंसी अपना काम करेंगी, दुखद घटनाएं हैं, सारी बातें हैं, कुछ बात सही है कि कहीं पे अगर कोई लेकुना है तो उसे दुरुस्त करने की भी जरूरत है, अलग तरह का मॉड्यूल तैयार किया गया है, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन उसके बावजूद ऐसा क्या है कि क्या वाकई इस पे भी गौर करने की जरूरत है कि पढ़े लिखे लोग ऐसी दुनिया में क्यों उस दलदल में जाना चाह रहे हैं कि जिनको मालूम है कि इसका अंजाम क्या होगा? योगेंद्र जी, इस पे बहुत बहस हो ली, बहुत विषय हो लिया। अब वो समय नहीं है। अब देश कितनी घटना सहन करेगा। अब आप पुलवामा से सीधे दिल्ली पे आप धमाका कर दिया। हिमांशी मैडम ने बड़ी अच्छी बात कही है, कर्नल मैडम ने, कि जब पुलिस एजेंसियां जांच करती हैं, दबाव देती हैं, तो राजनीतिक मुद्दा एक मजहब पे, मुल्क से प्यारा मजहब हो गया। जब मुल्क से प्यारा मजहब नहीं हो सकता, तो वहां आप फिर जांच वांच सब आपकी फेल है। आप कितना समझाओगे? अभी मदरसों में समझाएं, वहां समझाएं। एक ही अब इन्होंने बताया, एक ही उसके क्यों निकलते हैं, सारे के सारे आज ज्यादातर घटना होती है। तो मैडम सही कह रही है, उनको खुली छूट देनी चाहिए। मैंने एक अभी 2 मिनट 1 सेकंड लूंगा आपकी, कि मैंने ये देखा था कि जब मोदी जी गुजरात में प्रधानमंत्री थे, तो जब घटना ऐसी होती थी तो वो क्या बयान देते थे? तो पता क्या बयान दे रहे हो? सॉरी, हम गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो पता उन्होंने क्या कहा? केंद्र सरकार के पास इतनी एजेंसियां हैं, इतना विशाल उनके पास साम्राज्य है, आखिर ये विस्फोटक कहाँ से आ जाता है, कैसे घुस जाता है? दिल्ली में परिंदा पर मारना नहीं चाहिए, दिल्ली में कैसे घुस जाते हैं? जो घुसे उनको सारी एजेंसियों को हटा देना चाहिए, और हमको सशक्त बनकर काम करने होगा। मैं हूं तो घुस के बताएं कोई। अब कैसे घुस गई सर? मैं वो वीडियो आपको भेज सकता हूँ, आप टीवी पे चलाओ, अब कैसे घुस गई? ये देखो, बिल्कुल पूरी तरह से मैं किसी का वो नहीं कर रहा, ना मैं कोई पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ सर, लोगों के लब्बो आपके बताता हूँ। और देखना तो मुझे बड़ा अच्छा, उन्होंने तो 2 लाइन का शेयर इस बात से करा कि सच कहना है फिरका फरस्ती, तो यकीनन मेरा नाम भी उसमें जोड़ दे। है मजहब जिन्हें मुल्क से प्यारा, उनसे कह दो कि मेरा वतन छोड़ दे। लाल किले पर ही मुझको एक ने ये सुनाया सर, इसके बाद में जब आ गए, मतलब इतना आप सोच नहीं सकते, मतलब इतना खून खोल रहा है सर, मतलब आप सोच नहीं सकते। जिनके मरे हैं, जिनका अस्पतालों में आप जाओगे और वो करेंगे, तो सर फेल्योर देखो जिसका भी हो,
इसमें बहुत गहनता से जांच होनी चाहिए, किसी का भी हो, हम ये नहीं कर रहे, ब्लेम नहीं करेंगे। सर मैं बिल्कुल जी माफी सर। चाहूंगा क्योंकि समय का अभाव है। निश्चित रूप से एक लार्ज बहस की आवश्यकता है और एजेंसी अपना काम भी कर रही है, लगातार बैठकों के दौर चल रहे हैं और एक अलग तरह का मॉड्यूल है ये, जो चुनौती भी है। हालांकि एजेंसी अपना काम कर रही है इस पे, लेकिन ये बात सही है कि कुछ जवाबदेही तय होनी चाहिए कि हाँ कहाँ चूक हुई है, कैसे हुई है। खैर जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ पहला तो यही है कि इसकी तह तक जाना जरूरी है कि कितनी जड़ें कहाँ कहाँ ये नई खेप तैयार हो रही थी, स्लीपर सेल्स कैसे काम कर रहे हैं, उनकी कमर तोड़ना पहले ज्यादा जरूरी है। पैरेलल ये काम चलता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत।